हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कल 17 अगस्त है, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और जिनका भी एग्ज़ाम है कल 17 अगस्त को उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ के, आपके साइंस के, न्यूमेरिकल्स के साथ करंट के, जीके के सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे। मिनी मॉक समझ लीजिए आप लोग, 50 क्वेश्चंस है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग मिनी मॉक जरूर लगाइए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग रेडी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ मेट्रोलॉजिकल डे इज़ ऑब्जर्व्ड। तो आपको बताना है मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है इंडिया में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, दिवस पे क्वेश्चंस बनेंगे ग्रुप डी में आपके, तो दिवस का सारा करके जाइएगा, छोटा सा टॉपिक है। ऑप्शंस हैं 23 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को हर वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस बार 2022 में मनाया गया है और आप लोग देख सकते हैं इसका, ये देखिए 23 विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 में मनाया गया। हर साल कब से मनाया जा रहा है? सन 1950 से हर साल मनाया जा रहा है। अब हमारा आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है कि एक पेन को 144 रुपये पर बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना काफ़ी इजी है। ऐसे लाभ हानि से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। तो देखिए, आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। पहले हम लोग को यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पता है कितना है, तो क्रय मूल्य हम लोग कितना मान लेंगे? हम लोग क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे x मान लेंगे, हम लोग क्रय मूल्य नहीं पता है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि लॉस कितना है, यानी हानि कितनी है। हानि इसको है 1/7 की, किस पर? क्रय मूल्य पर ही। तो हानि कितनी हो गई? x/7 हो गया। आप लोग को पता है कि हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? x। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 144 है। और हानि कितनी दी है हमारी? x/7। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जब हम लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 7 से करेंगे 7x हो जाएगा, फिर 144 को 7 से गुणा करेंगे, इधर लाएंगे तो 6x बराबर उधर जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आराम से सॉल्व हो जाएगा, 168 आ जाएगा x की वैल्यू। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 168 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 168। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है? 168 है, विक्रय 189 रुपये है, 89 क्या 189 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इतना है और हमारा क्रय मूल्य इतना है, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सिंपल था। अब आराम से आप लोग प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बटे 168 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करने पर आंसर आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 12.5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज ईजिली निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? यानी हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा का समकालीन कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? बिंबिसार जो है बुद्धा के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। डैश को दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, सबको पता है इसका आंसर। गोदावरी नदी को भी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैथ्स का एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में, आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी संख्या अगर 11 से विभाजित करी जाएगी तो उसका मेथड क्या होता है? देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है तो जो इवन नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ऑड नंबर्स को उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखेंगे कि पहले हम लोग x को कर रहे हैं, फिर एक प्लेस छोड़ के दूसरा क्या है? 4 है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2 ही संख्या है और 1 भी है, सॉरी ये 1 भी है, 1 मिनट।
एक्स प्लस 4 प्लस 1, ये लिख लीजिए ऑड प्लेसेस हो गए। अब इवन माइनस इवन प्लेसेस 6 और 4 हो गया, 6 और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर रखते हैं। अगर 11 से विभाजित होगा तो यही मेथड होगा। सभी को पता होना चाहिए कि इवन ऑड जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ के घटा देते हैं। तो ये x प्लस 5 माइनस 10 बराबर किसके है, 0 के। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 आ जाएगा बराबर 0, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबल पुरस्कार कब से किया जाने लगा है, तो नोबल पुरस्कार की स्थापना कब से हुई है। तो सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 से नोबल पुरस्कार दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए 6 फील्ड में दिया जाता है। किसके, फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ये देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस। और नोबल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबल थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है नोबल प्राइज़। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड होम रूल लीग। होम रूल लीग किसने शुरू करी थी, सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। किसके साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था, एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विषम को ज्ञात करिए जो समूह में सम्मिलित नहीं है, जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इंक है, पेन है, पेंसिल है, ब्रश है, ये सारे चीज़ तो माध्यम है जिनसे हम लोग लिखते हैं। इंक से तो सब में यूज़ होता है, तो इंक जो है आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, खेल मंत्रालय को आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल 2022 के लिए एथलीटों और उपकरण के प्रशिक्षण पर कितनी राशि खर्च करी गई। अभी देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं आपके 2022 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये गेम्स थे। जो विनर्स हैं ये मैंने एक सेशन करा रखा है, तो आप लोग कॉमनवेल्थ का जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी नहीं पूछा जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन जिनका आगे पेपर है उनमें पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। वैसे तो ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है कि कितना बजट अलॉट किया गया था कॉमनवेल्थ और एशिया गेम्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने रुपए, 190 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किए थे, जो उनके उपकरणों के लिए और जो गेम में आने वाले उनमें खर्चों के लिए 190 करोड़ सरकार ने अलॉट किया है। जो शब्द ये लिखा है आपका, इसमें कितने अक्षर की स्थापित प्रवृत्ति रहेगी, यानी कि जब हम लोग जो वर्णमाला है अपनी इंग्लिश की उसके अनुसार हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो कितने शब्द हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा। LOATHSOM, वेट करिए, इसको थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं LOATHSOMENESS है, ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि पहले शब्द कौन सा था, पहले तो ए ही आएगा, ए लिख लेते हैं। ए के बाद क्या आएगा आपका, एच आएगा, एच लिख लीजिए आप लोग। एच के बाद क्या आएगा आप बताइए, ए के बाद सॉरी ई आएगा, आप लोग ई ये रिमूव कर देते हैं। एच के बाद हमारा क्या आएगा, ई आएगा। ई कितने बार है, 2 बार है, दोनों बार लिख लेंगे हम ई। ई के बाद एच आएगा, एच लिख लेंगे। एच के बाद हमारा एल आ रहा है, एल के बाद आ रहा है एम, के बाद एन। ओ कितनी बार है, ओ भी 2 बार है, 2 बार ओ लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ओ के बाद आ रहा है टी आएगा। टी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस कितनी बार है, 3 बार है, तो एस 3 बार लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ देखिए एस की वैल्यू है, बाकी आप लोग देखिए सब इधर उधर हो गया, लेकिन जो लास्ट में ये एस बच रहा है, एक सेकेंड, जो लास्ट में आपका ये एस बच रहा है, इसी की वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस, यानी कि एक शब्द है एस जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यही बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था,
तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं थी इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ये 1। आयुष मंत्रालय किसके पास है? आपको बताना है कि आयुष मंत्रालय किसके पास है। तो इसमें से आयुष मंत्रालय जो है किसके पास है, सभी को बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल के पास आयुष मंत्रालय है, देख सकते हैं आप इनको, ये याद रखिएगा। हाल ही में इनको आयुष मंत्रालय दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनके पास और कौन सा मंत्रालय है, इनके पास और भी मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? बंदरगाह, नौवाहन और जल मार्ग मंत्रालय भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी ग्रुप डी में पूछा जाएगा। तो देखिए प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगा देंगे, 7 लिख देंगे। गुणा का अर्थ कितना है, तो यहाँ से आप देखिए गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम लोग भाग लगा देंगे, भाग है यहाँ का अर्थ, ठीक है। भाग 3। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस 8। डिवाइड का अर्थ है -20 कर देंगे, यही हमको बताना है। तो अब यहाँ देखिए ये नीचे आएगा 3, तो ये 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, प्लस 8 -20। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो आंसर ये करेंगे तो माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, 14 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। सिंपल था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आप में पूछे जाएंगे, कोई भी घबराने की बात नहीं, सब लोग अच्छे से पेपर दे के आएंगे और निश्चिंत होकर बिना डर के एकदम कॉन्फिडेंटली पेपर दे के आएंगे। पेपर सबका बहुत अच्छा होगा। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? सभी को करेक्ट आंसर इसका बताना है। मैं करा चुका हूँ, मेडुला से निकलती है, क्योंकि मेडुला जो है पिछला भाग होता है मस्तिष्क का, वहीं से जुड़ी होती है, जो बॉडी बैलेंस मेंटेन करती है। तभी कोई गिर जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता है, क्योंकि मेडुला से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। देखिए बगल में बैठी एक महिला की ओर देखते हुए रमन ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। मेरी पत्नी के पति यानी मेरे पत्नी के पति कौन हो गया? ये स्वयं कौन हो गया? रमन हो गया। अपनी पत्नी का पति तो रमन ही होगा, और रमन की बहन या बीवी की बहन तो बहन ही रहेगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पलेशन प्राइज़ 2022 का दिया गया है? तो देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जरूर करके जाएगा, कौन सा सम्मान किसे दिया गया है, तो ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। किसे दिया गया है? फ्रैंक विल्सेज को दिया गया है, फ्रैंक विल्सेज को टेम्पलेशन प्राइज़ 2022 का। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पूरा सेशन करा रखा है, 2021 का 2022 का पूरा करा दिया है मैंने, कर लीजिएगा। एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आपसे वादा है मेरा, क्योंकि आप लोग एनटीपीसी में देखे होंगे ऐसा कोई शिफ्ट नहीं गया था जिसमें अवार्ड्स या पुरस्कार और सम्मान से सवाल बनाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये आपको एक ये दिया गया है, टेबल दी गई है, इसमें मिसिंग नंबर है, आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग में आप लोग गलत नहीं करके आएंगे, रीजनिंग में फुल, मैथ्स में फुल नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे सॉल्व, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। चलिए मैं बता देता हूँ। 6 6 6 6 है, 7 7 8 8 8 9 9 9। आप क्या करिए, तीनों का मल्टीप्लाई करिए। 6 का क्यूब कितना होता है मुझे बताइए सब लोग, ये सभी को पता होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है, ये 216 हो गया। अब यहाँ पर 6 है तो 6 + 1 करिए 7 होता है, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 42। 216 में आप लोग 42 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 258 आ जाएगा। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देख लीजिए 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, 343 होता है। अब इसमें 7 है, 7 एक प्लस अंक गुणा कर देंगे मिला के, तो 7 8 कितना होता है? 56, 56 होता है। 343 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 399 आ जाएगा। ऐसे ही अब 8 8 8 करके देखिए तो कितना आ जाएगा आपका? 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, अब 8 है, 8 में हम 1 जोड़ेंगे, 9 का गुणा कर देंगे,
और जोड़ देंगे तो 72 का गुणा करेंगे 512 में तो कितना आ जाएगा, 584 आ जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है, ऐसे ही सेम मैं नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, बट ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सेम ऐसे 9 का क्या हो जाएगा, 729 होता है 9 का क्यूब, और इसको 9 और 10 का गुणा करेंगे तो यानी 90 जोड़ देंगे, तो 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 819 आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। कॉल टिप मॉट का मतलब है सिंग इज़ अप्रिशिएबल, यानी कि आप लोग पहले इसमें देखिए कॉट टिप, ये आपको दिख रहा है कॉल टिप मॉट, इसका मतलब होता है सिंगिंग अप्रिशिएबल, और मॉट बैज मिन का मतलब है डांसिंग इज़ गुड। यानी कि आप देखिए यहाँ पर मॉट भी आ रहा है, यहाँ पर भी मॉट आ रहा है, तो इसमें कुछ कॉमन तो ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पर भी इज़ है और यहाँ पर भी इज़ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मॉट का मतलब हम लोग क्या कर देंगे, मॉट का मतलब हो जाएगा इज़, मॉट का मतलब हमारा इज़ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टिप मॉब बैक है। अब यहाँ पर टिप है और यहाँ पर भी टिप है, आप देखिए यहाँ पर भी टिप है और यहाँ पर भी टिप है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन होना चाहिए, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो सिंगिंग यहाँ पर कॉमन है, ये देखिए, और यहाँ पर भी सिंगिंग कॉमन है, यानी टिप का मतलब क्या हो गया, सिंगिंग। टिप का मतलब आपका हो गया सिंगिंग, टिप का मतलब सिंगिंग हो गया। अब देखिए मॉड की वैल्यू आ गई और टिप की वैल्यू होगी, कॉल की नहीं आएगी, तो कॉल का मतलब अप्रिशिएबल होता है, तो यहाँ पर अप्रिशिएबल का ही पूछा है, तो अप्रिशिएबल क्या हो जाएगा, कॉल। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना बहुत इजी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसको आप लोग को बताना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, नीचे दिए गए जितने विकल्प हैं इनको व्यवस्थित रूप से आपको करना है। तो अब जब आप सांस लेंगे तो पहले अब सांस कहाँ से जाएगी अंदर, आपके पहले नाक से जाएगी, तो पहला आपका नाक हो जाएगा। दूसरा आपका कहाँ से जाएगा, विंड पाइप, जो नली होती है, गले में भी नली होती है, विंड की अलग होती है, खाने की अलग होती है, तो दूसरा आपका विंड पाइप हो जाएगी। तीसरा फिर फेफड़े में जाएगी, फेफड़े से होते हुए फिर रक्त में प्रवेश करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, एक ही दिख रहा है विकल्प, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, पहले आपका विंड पाइप, ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले आपकी, मैं बता रहा हूँ ना, ऑप्शन ये 2 बी सही होगा, क्योंकि पहले नॉस्ट्रिल ही तो जाएगी, पहला मतलब नॉस्ट्रिल होगा। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए पहला आपका नॉस्ट्रिल होगा, यानी कि पहला आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, यहीं से आप लोग सही कर सकते हैं देख के। ये देखिए, क्योंकि पहले नाक से जाएगा, फिर विंड पाइप से जाएगा, तीसरा विंड पाइप है, फिर लंग्स में जाएगा, फिर आपका ब्लड में जाएगा। ठीक है, पहले लंग्स में तो जा नहीं सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्या दिया हुआ है, के एस के उत्तर पश्चिम में 15 मीटर की दूरी पर है, यानी कि के कहाँ पर है, एस से 15 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है, तो यानी कि आप एस यहाँ बना लीजिए, ये एस है, तो के कहाँ पर है, तो आपका के कहाँ पर है, यहाँ पर है के, कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की। अब देखिए बोल रहा है ए 8 मीटर साउथ है जे के, तो यहाँ पर ना एस है ना के है, तो आप लोग रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग कब रिलेशन बना सकते हैं, जब एस से बना है या के से बने। तो आप आगे पढ़िए, तो यहाँ पर देखिए एस से रिलेशन बन रहा है, तो एस जे के वेस्ट में है 15 मीटर, तो जे के वेस्ट में है, यानी कि जे यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, ये 15 मीटर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये बताइए मुझे कि अब जे आ गया, अब यहाँ पर जे की वैल्यू दिख रहा है, ए इज़ 8 मीटर साउथ ऑफ जे, यानी कि ए जे के 8 मीटर साउथ में है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। बस रिलेशन बनाते चले जाइए, आपका सवाल हल होता चला जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और ए एल के, यहाँ पर एल आ जाएगा, क्योंकि 15 मीटर एल के ईस्ट में है। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि ए और एस के बीच में आपको दूरी बतानी है, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो ये तो सिंपल है, 8 और 15 17 ट्रिपलेट होते हैं, तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपको बताना है कि ये सेट जो है किससे सेम रहता है। अब आप यहाँ से अगर देखते होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का 16 होता है।
जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। ऐसे ही सबका स्क्वायर करके देखिए, यहाँ 25 और 36 नहीं बन रहा है, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। ये देखिए आप लोग, 9 9 81 होता है, 7 7 49 होता है, तो इसको आप लोग जोड़ेंगे तो आपका करेक्ट आंसर 130 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। तो आपका स्टैटिक जीके का सवाल है, स्टैटिक जीके के आगे 20 सवाल आएंगे जो आपके स्टैटिक जीके के होंगे या जीके के होंगे ओवरऑल। उसमें करंट भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। 25 नंबर आपका क्या होगा, 25 नंबर आपका साइंस का होगा। ठीक है, 25 नंबर आपका साइंस का होगा, जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में तो होनी नहीं चाहिए, आप लोग बहुत अच्छा मेरिट ला सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, फ्रॉड इज रिटन एज ये, और ग्लेयर को किस कोड में लिखेंगे? उसी भाषा में लिखा है, एक निश्चित कोड में फ्रॉड को हम लोग ये लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में ग्लेयर को किस कोड में लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग ABCD बना लीजिएगा, या जिनको नंबर्स याद होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं अच्छा है वो लोग ABCD लिख के भी कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जो F है, उल्टा आप लोग अगर चलेंगे तो F के स्थान पर U आएगा, D के स्थान पर W आएगा, यानी कि D तीसरे पर रहता है तो पीछे से तीसरे पर W रहता है। तो यही चीज़ है, आगे पीछे कर दिया गया है। अब जैसे आप तीसरा स्थान यहाँ आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोग शॉर्ट ट्रिक अगर देखेंगे तो A है, A पहला है, और पीछे से कौन सा पहला आता है, पीछे से Z आता है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, Z होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 जगह पर है, तो यानी कि आप ये तो गलत कर लिए पहले ही, 2 में आपको बताना है। उसके बाद सीधा सीधा आप लोग देखिए कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि L का उल्टा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो जिनको भी पता होगा, ये देखिए आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यानी कि सन्निहित है, एम्बेडेड है। आप ये बताइए यह आकृति किस में है, इन तीनों चारों ऑप्शन में। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर C है, यहाँ से आप देखिए ये गया, ये जाएगा, यूँ जाएगा, और ये आपको दिख रहा होगा, ये आकृति दिख रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बीमारी है किसके द्वारा होती है? हेपेटाइटिस A सुना होगा, हेपेटाइटिस B सुना होगा, किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो साइंस में तो आपका क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि बैक स्पेस का आपको वाटर इमेज बताना है। ठीक है, बैक स्पेस आप लोग देखिए, बैक स्पेस सीधा सीधा आपको अगर वाटर इमेज यानी कि पानी का दर्पण आपको बताना है, पानी में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नीचे आप लोग इसका जस्ट नीचे कर दीजिए, जो ऊपर की चीज़ है आप पलट के इसको नीचे रख दीजिए बस, यानी कि पलट के आप इसको नीचे रख दीजिए, वही आपका वाटर इमेज यानी कि पानी में दर्पण वैसा ही बनेगा। नीचे कर दीजिए तो A का सर जो है नीचे आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, मतलब A ऐसा बनेगा। ठीक है, और आपका P कैसा बनेगा, P ऐसा बनेगा, P ऐसा बनेगा। बस नीचे करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, A ऐसा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा ऑप्शन आपको P देख लीजिए और आप लोग A देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रुकिए मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपको अलग यानी विषम पहचानना है, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे वॉवल्स आपको दिख रहे होंगे, बाकी N आपका वॉवल नहीं है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से विषम को पहचानना है, तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा। देखिए ये भी आपका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बस स्क्वायर कौन सा नहीं है, 167 स्क्वायर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एक कागज़ है और इस लाइन से आपको मोड़ देना है, तो क्या बनेगा। अब आप ये देखिए, जब आपका ये है और ये है, जब आप इसको मोड़ेंगे यहाँ से इस बीच से लाइन से, तो क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा। जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये वाली चीज़, ये कोने वाली चीज़ आपकी उठ के इधर आ जाएगी, तो ये ऐसे क्रॉस बन जाएगा, ये क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ यहीं रहेगी और ये क्रॉस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 3 दिन पहले, कल के 3 दिन पहले बुधवार था, यानी कल के 3 दिन पहले बुधवार था। तो हम मान लेते बुधवार आज है, फिर 1 2 3 दिन ये हो गया, फिर कल भी हो गया, फिर ये आज का दिन आएगा। फिर अब हमको कल का दिन बताना रहेगा 2 दिन के, मतलब आपको ये दिन बताना है। तो ये वेडनेसडे है, तो ये थर्सडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, ये सैटरडे हो जाएगा, ये संडे हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे आपको बताना था। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, वेडनेसडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1 हफ्ते की पूरी बात यहाँ पे इन्होंने कर दी। 3 दिन ये लिया, 1 दिन कल का था, 4 दिन यहीं हो गया, उसके बाद 2 दिन यहाँ हो गया, 4 2 6 हो गया, और कल का 7 दिन हो गया। तो 7 दिन मतलब 1 हफ्ते का पूरा टाइम इन्होंने जोड़ दिया। सीधा सीधा बुधवार फिर से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि ऑल KRL, यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तभी हमारा सॉल्व होगा। और आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे काफ़ी सारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा, कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो ज़रूर याद रखिएगा इसको और करिएगा। आपको मैं यहीं से बता देता हूँ, आपका हो जाएगा। देखिए ऑल KRL, इसको कैसे करना है, वेन डायग्राम बनाएंगे। यानी कि सारे आपके जो हैं, सारे आपके जो के क्या हैं, L हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, L बना दिया। तो सारे के यहाँ पर ये के है, ये हमारा L है, यानी सारे के L के अंदर आ जाएंगे। अब बोल रहा है सम KRM, कुछ के M हैं, तो यहाँ से कुछ के को हम M बना लेंगे, कुछ के M है, तो ये भी तो हो जाएगा, कुछ के M है। अब यहाँ से आप मुझे बताइए, डायग्राम अच्छा नहीं बना हो, 1 सेकेंड यहाँ बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा के हो गया, ये हमारा L हो गया। और यहाँ से बोल रहा है कि कुछ के क्या है, M भी हैं, तो यहाँ पे कुछ हम M भी बना देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा, अब हम लोग निष्कर्ष हमने बना लिया है, अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। कुछ ML हैं, यानी कुछ ML हैं, तो देखिए कुछ M का हिस्सा L में आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए तो हाँ ये सही है, ये सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। सम LRK, यानी कुछ L के हैं, तो यानी कि कुछ L के हैं, हाँ इतना हिस्सा यानी कि L का के है, तो ये भी आपका सही है। अब इसमें कह रहा है नो M इज, यानी कोई ML नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, देखिए कुछ ML भी तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कथन तो गलत हो गया। अब आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि 2, यानी कि ऑप्शन ये 2 फॉलो करते हैं, ऑप्शन 1 और 2, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ा गया, काटा जाता है और उसके बाद खोल दिया जाता है, तो कौन सी आकृति बनेगी, इसमें से ऑप्शन में आपको बतानी है। तो ये कागज़ है आपका, 3 बार आप खोलेंगे, जब आप 3 बार में खोलेंगे तो यहाँ भी यूँ बनेगा, यहाँ भी यूँ बनेगा, यहाँ भी यूँ बनेगा, यहाँ उल्टा बनेगा, यूँ बनेगा, ठीक है। तो किस में बन रहा है 3 बार, इसी में बी में बन रहा है, ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। अब ये देखिए, अ कार ट्रेवल्स, यानी कि एक कार चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितनी देर के लिए, 8 घंटे के लिए। कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है, कितने किलोमीटर में इन्होंने बता दिया है, यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड है, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 होता है, और आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी आपकी। 90 कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। अब आपको क्या बताना है कि कितने दूरी चलेगी, तो सबको पता है कि आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, 7200, मतलब कि 720। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक आध देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए आपका ये आ गया, सम मैंगोज आर येलो, यानी कि कुछ आम क्या हैं, पीले हैं, ठीक है, कुछ आम आपके पीले हैं। ये आपका कुछ आम हो गया, 1 सेकेंड, ये कुछ आम हैं आपके पीले हैं, ये मैंगो है और ये येलो है, कुछ पीले हैं। सम टैक्सी आर मैंगो, अब यहाँ पर आप टैक्सी भी ले लीजिए, यहाँ पर टैक्सी आ जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर सम येलो इज टैक्सी, कुछ आम पीले हैं, तो कुछ आम पीले हैं, ये सही है आपका, कुछ आम पीले नहीं, कुछ आम पीले हैं, सही है, ठीक है।
टैक्सी इज़ येलो, ये टैक्सी येलो नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, सम येलो इज़ टैक्सी, ये नहीं, ये गलत है आपका, ये तो नहीं। ये पढ़िए, सम येलो इज़ टैक्सी, यानी ये टैक्सी येलो है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इफ़ नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी नहीं फॉलो कर रहा, देखिए कुछ टैक्सी येलो नहीं, दूर दूर है, नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि कुछ टैक्सी आम है, उन्हें पूछ रहा है कि सम येलो इज़ टैक्सी, ये टैक्सी येलो भी नहीं है, तो बस गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब देखिए 18 फीट ऊंचे स्तंभ की परछाई 20 फीट है, तो 27 फीट लंबे स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो यूनिटरी मेथड लगा के आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल था है। देखिए 18 फुट ऊंचे पोल का मतलब स्तंभ की परछाई 20 फीट है, तो यानी 1 फीट की परछाई कितनी होगी, तो 1 फीट की परछाई कितनी हो जाएगी आपकी, 20/18 हो जाएगी। 18 फीट की मान लीजिए कि 20 फीट थी, तो 1 फीट की कितनी हो जाएगी, 20/18, 18 से सीधा नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब इसमें कितना पूछ रहा है, 27 फीट की बतानी है, तो सीधा सीधा हम लोग गुणा कर देंगे। 27 फीट की कितनी परछाई होगी, गुणा कर दीजिए 27 से, 9 दूनी 18, 3 से करेंगे 10, 30 आ जाएगा आंसर आपका। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, 30 फीट। बस पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, यानी वेवलेंथ किसका सबसे अधिक वेवलेंथ होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, किसका, इंफ्रारेड रेज का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको पढ़ने में थोड़ा कठिन लगेगा, बट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देख के डरने नहीं हैं, आराम से होंगे। मीना, मनीता और ममता ने व्यवसाय शुरू किया। कुल निवेश का 40% मीना ने निवेश किया, तो हम लोग कुल निवेश कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मीना लिख लेंगे, मीना कुमारी जी, मीना, और यहाँ पर क्या, मनीता लिख लेंगे, मनीता, और कौन है, ममता जी भी हैं, ममता। ये 3 लोग हमने लिख लिया। तो 100% हमने माना, 40% सीधा सीधा यानी कि 40 जो है इन्वेस्ट करती हैं मीना जी। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट का 2/3 भाग कौन करता है, अब यहाँ आप देखिए मनीता कितना करती हैं, मनीता आपका कितना करती हैं, 1/5। मनीता आपका कुल हिस्से का 1/5, तो कुल हिस्सा 100 है, 1/5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो मनीता 20 करती हैं, कुल 100 था, तो 40 इन्होंने किया, 20 इन्होंने किया, तो 60 हो गया, बचा कितना, 40। तो सीधा सीधा आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 40 मनीता ने किया। आपको ये 2/3 करने की ज़रूरत ही नहीं, 2 निकाल लिया तो तीसरा अपने आप आ गया। तो आप अनुपात निकाल लीजिए, आराम से हो जाएगा, 4:4:2, यह आपका अनुपात आ गया। मनीता यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 आएगा, और ममता यहाँ पर है 4 यहाँ आएगा। आपको अब हम बता देते हैं, यहाँ पर मीना का करते हैं, मीना अनुपात मनीता अनुपात ममता, यहाँ ममता मान लीजिए। तो इनका अनुपात कितना है, 2, इनका अनुपात 1, इनका अनुपात 2। ये मैंने बता दिया, आपको समझ में आया होगा। ये इनका 4 था, इनका 2 था, इनका 4 था, क्योंकि 40 और 20 था इनका, तो हमने काट दिया, तो 2:1:2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है कि किसका, ममता का हिस्सा निकालना है। तो ममता का हिस्सा आपका कितना है, 2। तो आप हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उनका लेंगे, और कुल कितना है 5, गुणा कितने से कर देंगे, कितना टोटल कितना था, 8, 8, 5, 5। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3542। समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी एनएनपी कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में। तो ये किस वर्ष में शुरू किया गया था, सन 1974 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 63% ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ सेम नंबर इज 342।
व्हाट इज 78th ऑफ दैट नंबर। ये तो आप इसको x मान के कर लीजिए या तो डायरेक्टली कर लीजिए, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ करने के लिए कैसे करेंगे आप इसको। 63% माइनस कितना 45% बराबर कितना है 342 है। तो ये कितना आ गया, ये तो 18% आ गया। 18% बराबर 342, तो ये कट के 1% की वैल्यू कितनी हो गई 19। 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1% की वैल्यू आपकी हो गई 19 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1900 हो जाएगी, है ना। 1900 हो गई। अब मुझे बताइए 78% की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे 1900 को 78% से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। 19 को आप लोग 78 से गुणा करिए तो 8 है आखिरी में, यहाँ पर 9 है, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लिए करिए। 9 8 कितना होता है 72, यानी आखिरी में 2 आएगा। देखिए ये दोनों में आ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग 78 को 19 से गुणा कर लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1482 आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने पे। तो सिंपल सा था, इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस कार्य के लिए दिया गया था, गीतांजलि जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि इवन नंबर्स, यानी लगातार सम संख्याओं 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 106 है। तो बी और डी का गुणनफल आपको बताना है। हम मान लेते हैं पहली हमारी संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी सम संख्या बतानी है, तो 2 जोड़ देंगे तो ये दूसरी सम संख्या आ जाएगी। फिर हम लोग तीसरी सम संख्या बताएंगे तो फिर 2 जोड़ देंगे, ये हमारी तीसरी आ गई। फिर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारी चौथी आ जाएगी। फिर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो हमारी 5वीं भी आ जाएगी। बटे 5 ये किसके बराबर है, ये 106 के बराबर है। ठीक है, ये इजी था। x कितने होंगे 5x होंगे, और यहाँ पर आप 6 4 10 और 2 20, ये 20 आ गया आपका। बटे 5 है बराबर किसके है 106 के। यहाँ से आप लोग काट लीजिए, ये 4 आ जाएगा। तो ये जब 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102। अब हम लोग की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 102 आ गई है। ठीक है, अब हमारी वैल्यू x की 102 आ गई है। b में हम लोग क्या कर देंगे, b की वैल्यू हमने क्या कहा था x + 2 थी, तो bx हमारा कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब d हमारा कितना आ जाएगा, d हमने कितना माना था, तो 6 जोड़ देंगे 108 आ जाएगा। गुणनफल ही बताना है दोनों का। अब हम लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे नहीं, इतना टाइम हम लोग पास रहता नहीं है। तो 4 8 जा 32, लास्ट डिजिट हम लोग देख लेंगे। 8 चौक 32 होता है, तो 32 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये सवाल देखिए, एक आदमी है 80% अपनी इनकम का क्या करता है, खर्च कर देता है, बाकी बचा लेता है। तो अब हम यहाँ पर इनकम बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ऐसे सवाल है, टेबल बना लिया करिए। इनकम और इनका खर्च का, यानी एक्सपेंडिचर का बना लीजिए और सेविंग्स का बना लीजिए, 3 चीज़ का बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इनकी इनकम हम 100 मान लेते हैं, ये 100 मान लिया हमने। इनका एक्सपेंडिचर कितना है 80 है, सेविंग्स कितनी है इनकी 20 है। अब कह रहा है कि इफ़ हिज इनकम एंड स्पेंडिंग बोथ इंक्रीज बाय 10%। अब दोनों का हमारा इनका जो है 10% बढ़ जाता है, तो ये तो 10% बढ़ेगा, तो ये सीधा सीधा इनकी इनकम क्या हो जाएगी 110। इनका खर्चा भी 10% बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके खर्चे में सीधा सीधा 110 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो 88 इनका एक्सपेंडिचर 88 आया। और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। ठीक है, इनकी सेविंग्स अब कितनी है 22, खर्चा 88 है, इनकम 110 है, तो खर्च सेविंग्स कितनी हो गई 22। अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, सेविंग्स का प्रतिशत बताना है, परिवर्तन का सेविंग्स का प्रतिशत बताना है। तो पहले सेविंग्स 20 थी, अब 22 है। 2 रुपये ज़्यादा बचाते हैं, तो अब 2 रुपये ज़्यादा अधिक बच रहा है। पहले 20 से था, 20 ही से हम परसेंटेज निकालते हैं, गुणा 100 कर देंगे।
ये काटिए, ये काटिए, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो जिनको भी इसमें डाउट हो आज यह आप लोग सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दो ट्रेन है आपकी, कितने मीटर, एक ट्रेन है 450 मीटर की, वो एक ब्रिज क्रॉस कर रही है 650 मीटर की, कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो आपको स्पीड बतानी है, सिंपल सी है। देखिए आपकी ये ट्रेन, हम मान लेते हैं ये ट्रेन है, इसकी दूरी, इसकी लंबाई कितनी है 450 मीटर, और ये आपका एक पुल है, ये हम मान लेते हैं आपका पुल है, इसकी लंबाई कितनी है 650 मीटर की। अब ये ट्रेन जब यहाँ पे चलेगी उसके बाद ये अपनी भी डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि यहाँ पर जब आपका सिरा होगा ट्रेन का तो यहाँ से 650 तो चल ही चुकी होगी, फिर ये अपनी दूरी भी चलेगी यानी 450 मीटर चलेगी, तभी तो इसका पिछला हिस्सा पुल को पार करेगा। तो कुल दूरी ये कितना चलेगी, 1100 मीटर चलेगी। डिस्टेंस मतलब 1100 हो गया, और टाइम कितना है 36 सेकेंड। तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड कितनी आ जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया है, तो आपको अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे सीधा सीधा हम लोग। तो 18 दूनी क्या होता है 36 होता है, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2 11 110 आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसे नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नारायण खड़का जो हैं नेपाल के नए फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है सवाल आपके एग्जाम में आए, बट नियुक्तियों से आपका सवाल आएगा। हमारा कहने का मतलब है कि नियुक्तियाँ ये करंट अफेयर से आपके सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 15%। तो एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले आबादी आपको बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आबादी अगर पहले 2 वर्ष पूर्व पूछी गई है तो फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पॉपुलेशन जितनी होगी, मान लीजिए पॉपुलेशन पी रख देते हैं, फॉर्मूला होता है 1 + R/100 की पावर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। आबादी अगर आपकी बढ़ रही है, घट रही होगी तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब पूर्व की बात कर रहे हैं, अब अगर आगे आने वाले की बात करेंगे, आगे कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, अब गुणा कर देंगे सीधा सीधा, 1 + R/100। घट रही होगी तो माइनस, बढ़ रही होगी तो प्लस। ये फॉर्मूला जब बढ़ेगी तो गुणा करेंगे, वरना भाग में देंगे, भाग में जाएगा। तो अब नीचे 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, तो ये ऊपर आप ये लोग इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब 1 प्लस मतलब कि 115/100 गुणा 115/100 करेंगे तो ये आपका 23/20 आ जाएगा। 23/20, ये 20 तो घुमा फिरा के मान लीजिए ऊपर चला जाएगा। 23 से इसको काट लीजिए। आप 23 से इसको काटेंगे तो रुकिए, किससे जाएगा, 4 से जाएगा, फिर आपका हासिल आएगा, फिर जाएगा 7 से जाएगा, फिर जाएगा एक बार 23 का नम 23, फिर 5 से चला जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है 23 से। फिर एक और बार 23 से इसको काटिए, देखिए जा रहा है 23 से, 23 दूना जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा 5, तो 205 बार चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 205 को ऊपर 20 से गुणा करेंगे, 20 2 बार नीचे है तो 2 बार 20 से गुणा कर देंगे। जब आप लोग इसको गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखिए, 205 को आप लोग 4 से सीधा सीधा गुणा करिए। पहले तो 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, यानी कि 800। ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 बाद में बढ़ा देंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4200। देखिए आंसर क्या आया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपका आया था 205 को हम लोग ने किससे गुणा करना था, 20 से, 2 बार, वो भी 20 से गुणा करना था। यानी कि 205 को आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 520 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, 820। सीधा सीधा आप 2 0 बाद में बढ़ा लीजिए, आंसर यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट ही तो प्रेजेंट रहता है हमारे दांतों और हड्डियों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए,
काफ़ी देखिए इजी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए, पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। तो इसका फॉर्मूला आप लोग पहले देखिए, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये सभी को पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। अपॉन स्पीड मान लीजिए हमको वैक्यूम मीडियम में ही निकालना है, तो ग्लास में निकालना है, तो इसको एक्स ही रखा रहने दीजिए। ये एस आप ऊपर ले जाएंगे, नीचे आप लोग 15 को ले आएंगे, तो ऊपर 0 करेंगे तो 30, 15 दूनी 30 होता है, तो 2 × 10⁸ आंसर आ जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। तो आप लोग को शर्त यह है कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग ये देखिए, एक स्रोत 0.1 सेकेंड में 20 शिखर और 20 गर्द पैदा करता है, तो उत्पन्न तरंग की आवर्तित क्या होगी। अब आपको बताना है, देखिए ये वेवलेंथ, मान लीजिए एक वेवलेंथ होती है, एक ऊपर क्रेस्ट होता है और ये नीचे थॉरो होता है, तो ये सब मिला के एक वेवलेंथ बनाएगी, एक वेवलेंथ तो बनाएगी। तो 20 क्रेस्ट और 20 थॉरो मिलकर 20 ही वेवलेंथ तो बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, 20 वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अब आपका टाइम कितना है, टाइम आपका कितना है, 0.1 सेकेंड है। तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ अपॉन टाइम होता है। तो वेवलेंथ आपकी 20 है, टाइम क्या है 0.1 सेकेंड है, तो पॉइंट हटाएंगे आप, तो ये ऊपर जाएगा 0, तो कितना हर्ट्ज़ में आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 200 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करते हैं बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, फ्रिज का कोड क्या है, 41, तो ब्लू का कोड क्या होगा, उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब आप हमें ये बताइए कि फ्रिज का जो हम लोग सम करेंगे, तो ये सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग ABCD लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग फ्रिज का कोड ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ब्लू को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ब्लू का 19 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने होंगे। ये देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है 7 है यहाँ पर, 7 के बाद ये 16 आ रहा है, फिर 34 आ रहा है, फिर क्या आएगा, आप लोग देखिए बढ़ता क्रम दिख रहा है आपको, बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो एक ऐसा आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 2 ऐड कर रहे हैं 16, 16 दूनी क्या होता है, 16 दूनी होता है 32, 32 में आप 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 34, 34 दुना करेंगे, 34 दुना क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6, और 2 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आंसर आपका आ जाएगा। तो आज का हमारा सेशन गाइज यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए हम लोग सेशन लेकर आते हैं, और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।